अस्सलामुअलैकुम। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बताइएगा, फिर मैं इसके बाद हम स्टार्ट करें। मैं मीनवाइल रिकॉर्डिंग की और अदर सेटिंग जो है वो मैं कर लेता हूँ। राइट। जी आई एम जनाब। ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर आस। थैंक यू। ओके। तैमूर यहाँ पे हमारे साथ खुली है। स्टीफन जानते हैं ना, वो जो अफ्रीका से हैं, या देखा था नहीं उनको आपने? चलिए, बस वो फिर कुछ वो उनका हमेशा भूख वगैरह लगती रहती है ना, वो कुछ ना कुछ करके वापस आ रहा है। हाँ, वही वही। चलिए, अभी आते हैं। चलो ठीक है, हमारे वो ऑनलाइन ऑन साइट हमारे साथ होंगे। चलें जी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के, आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। Today's session is very much important. This is, you can say that this is a fundamental to the HR, that is related to HR policy development and procedures, कि HR की पॉलिसीज को किस तरह से डेवलप किया जाता है, किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है, किन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, किन किन पॉस्टुलेट्स को, किन किन कंपोनेंट्स को कंसीडर किया जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि जो पॉलिसी हम डेवलप कर लें उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और पॉलिसी को डेवलप करते हुए ये सोचना की ज़रूरत है कि जो भी पॉलिसी हम डेवलप कर रहे हैं वो किन किन एरिया को कवर करेगी, और उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी एग्जीक्यूशन में एचआर का कितना पिविटल रोल है, और एचआर किस तरह से लोगों को ट्रेन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उस पॉलिसी को वो एडहेयर करें, कंप्लाइंस को मद्देनजर रखें, कंप्लाइंस का ख्याल रखें, और उस पॉलिसी को जो भी यानी कि विद कंसेंट फाइनली पास आउट कर दी गई, वो हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। उन सारे प्रोसीजर्स को देखेंगे, उन सारे मरहलों को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि एचआर की पॉलिसी किस तरह से डेवलप की जाती है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूट करने में एचआर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जी। तो आप लोगों ने अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस के अंदर पॉलिसी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया होगा, और करने का इत्तेफाक भी हुआ होगा। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिफरेंट कल्चर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काम करने का इत्तेफाक हुआ होगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने कंट्रीब्यूट ज़रूर किया होगा पॉलिसी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आप ये जो पॉलिसी डेवलपमेंट है इसको, एक तो आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार ये एचआर से ही रिलेटेड है। लेकिन लाजमी नहीं कि अब एचआर से रेलेवेंट ही चीज़ें, ये सारे प्रोसीजर और जो डिपार्टमेंट हैं और सेगमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कॉरपोरेट के, वहाँ ये प्रोसेस ना दोहराया जा रहा हो या इसको इम्प्लीमेंट ना किया जा रहा हो। तो अब जब हम सोचते हैं कि यार एचआर में हम काम करते हैं, तो एचआर के पर्सपेक्टिव में किसी ऑर्गेनाइजेशन के जब काम करते हैं, तो कौन कौन से एरियाज हैं जिन के हवाले से हमें पॉलिसी डेवलप करने की ज़रूरत महसूस होती है, जिन जिन एरियाज को हम की नीड को फुलफिल करने के लिए पॉलिसी डेवलप करते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, यानी कि हायर टू रिटायर, ये जो भी हो, उस वक्त तक जितने जितने स्टेप्स आते हैं, जितनी चीज़ें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, उन सब के हवाले से आपको पॉलिसी डेवलप करनी होती है। ठीक है जी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशियली स्टार्ट होती हैं, इवॉल्व हो रही होती हैं, वो वहाँ पे थोड़ा सा पॉलिसी वाला एलिमेंट थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता चला जाता है, जैसे जैसे उनके सामने प्रॉब्लम आते जाते हैं, तो उनको ट्रबल शूट करने के लिए फिर वो पॉलिसीज डिजाइन करते चले जाते हैं, एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं, और उस पॉलिसी के ऊपर सबका कंसेंट लेते चले जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज का होना जरूरी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देखती हैं, वहां पे अभी कोई पॉलिसीज होती नहीं है, ये अभी पॉलिसीज बिल्कुल कंक्रीट फॉर्म में नहीं होती। तो अल्टीमेटली जब भी वो ग्रो करेंगे, कम्पिटिटिव
वर्ल्ड में जाएंगे, अपने आप को कंपेयर करेंगे, बेंचमार्किंग की तरफ जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएंगे, तो उनको एक स्टैंडर्ड के ऊपर आना पड़ेगा। तो वो जो स्टैंडर्ड डिफाइन करती हैं वो पॉलिसीज डिफाइन करती हैं, राइट। तो और वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने फुलफिल करना होता है, कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपने फुलफिल करना होता है। आपने इंक्लूजन के हवाले से पॉलिसी बनानी होती है, इक्वेलिटी के हवाले से पॉलिसी डेवलप करनी होती है, अपने कल्चर के अंदर फेयरनेस को लेके आना होता है, इक्विटी को लेके आना होता है, चेंज मैनेजमेंट को लेके आना होता है, डाइवर्सिटी को लेके आना होता है। इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप लेके आ रहे होते, क्रॉस कल्चरल जो है, जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना अगर हो, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि फेयरनेस किस तरह से हो, डिस्पैरिटी को किस तरह आप डिस्करेज करें। किसी किस्म की जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, या इस तरह की कोई और चीज़ है उसके हवाले से किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रही हो। तो इन सब चीज़ों को आपने फोकस करना है। अभी आप इस स्लाइड में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इनको वेटेज नहीं दी जाती, लेकिन जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे एचआर की, अब हो सकता है कि आप कभी पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तेफाक हो जाए, या पाकिस्तान में भी कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और भी आ जाए, अभी हैं भी, तो फिर आपको अक्रॉस द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड पे होना पड़ेगा जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पे एम्प्लॉय वेलबिंग के ऊपर भी काम किया जाता है, इंक्लूजन के ऊपर भी काम किया जाता है, और बाइसनेस के ऊपर भी काम किया जाता है, कल्चरल शॉक के हवाले से भी काम किया जाता है कि किसी को कोई कल्चरल शॉक ना लगे, कोई किसी किस्म की डिस्पैरिटी को फील ना करे, किसी किस्म का जो तफावत है या किसी किस्म का कोई इम्तियाज है वो उसको महसूस ना हो, या किसी को लगे ना कि यार उसके साथ किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, की जा रही है, या कि उसके हकूक को या उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली ये एरियाज हैं, और भी बहुत सारे एरियाज हम डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि कुछ एरियाज नए इवॉल्व होके आ जाएं। जिस तरह की हम देखते हैं कि कोविड 19 के बाद, कोविड 19 से पहले रिमोट वर्किंग का कंसेप्ट नहीं था, वर्क फ्रॉम होम का इतना कंसेप्ट नहीं था, था भी तो लेकिन इम्प्लीमेंटेड नहीं था। तो उस हवाले से पॉलिसी डेवलप करने की जरूरत आ गई। तो पॉलिसी कोई हतमी चीज़ नहीं है, फाइनल नहीं है, ठीक है, अल्टीमेट नहीं है। ये आप वेरिएबल चीज़ें होती हैं, इसको चेंज करना भी ज़रूरी होता है, और इसको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, हालात के मुताबिक डालने की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी है कि पॉलिसी बन गई तो ये नहीं है कि बस फाइनल है, नॉट एट ऑल। इसको आप चेंज करेंगे एज पर द नीड ऑफ द टाइम, एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस, राइट। तो कल्चर के हिसाब से भी चेंज करेंगे। तो हमेशा अभी हमें ये कोविड 19 है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, और न्यू नॉर्मल की तरफ हम आगे। तो न्यू नॉर्मल में हम फ्यूचर, अभी एक बात तो हमने सीख ली, लर्न की, कि जब भी आप एचआर पॉलिसीज बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजर्स बनाएं, तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बनाएं। आपका माइंड सेट जो है फॉरवर्ड थिंकिंग, हमेशा कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आप हमेशा विद अ माइंड सेट ऑफ फॉरवर्ड थिंकिंग, हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग माइंड सेट के साथ आप काम करें, राइट। जस्ट अ मिनट, you need to open, you need to open because there will be a suffocation, right? All right. As there is no exhaust in this room. Okay, thank you very much. Please sit it. So we are talking about the policy development and its implementation, and we need to be a forward thinker, Stephen. Yes, we sir. Need to be a forward thinker while developing a policy in any organization, right? Yes. This is the thing we have discussed, and policy is related to every matter of organization, right? And concerning with everything from entry to exit, you have to develop policy which work from entry to exit, from hire to retire. Okay. So we need to think, we have discussed that policy must be futuristic, with futuristic approach, right? हमेशा पॉलिसी को मुस्तकबिल के हवाले से भी होना चाहिए कि पॉलिसी खत्म ना हो जाए, राइट। पॉलिसी को चेंज कर सकें, अमेंड कर सकें। वी नीड टू अमेंड द पॉलिसी व्हेन एवर देयर इज अ नीड, राइट। तो आज की इस जो हम प्रेजेंटेशन है उसमें ओवरऑल देखेंगे कि पॉलिसी को किस तरह बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट क्या क्या किस तरह किया जाता है, कंसेंट किस तरह से डेवलप किया जाता है, हाउ वी कैन create a consent on the development and execution of any policy,
और हाउ वी कैन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द पॉलिसी, राइट तैमूर? आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ठीक है ये? राइट, गुड, थैंक यू वेरी मच. सो now I want to take your input in this regard, policy development and procedures. तो आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हम लोगों के साथ कि पॉलिसी डेवलपमेंट के दौरान हवाले से आपको किस तरह का काम करने का इत्तेफाक हुआ और किस तरह से आपने कंट्रीब्यूट किया अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी डेवलप करने के हवाले से, या पॉलिसीज को रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से, पॉलिसीज को चेंज करने के पर्सपेक्टिव से, मॉडिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज share your perspective and share your experience with others. Yeah. Yes, मैं शेयर करना चाहूँगा। sure, please. सर हमारे पास HRMS पोर्टल है जिसके ऊपर जैसे मैं एक मीडिया हाउस से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे जो स्पेशली आउटडोर जो फील्ड के लोग होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं, इनका फील्ड में काम ज़्यादा होता है। तो हमारा HRMS पोर्टल है, उसका हमने सोल्यूशन ये रखा हुआ था कि अगर आप अपने ड्यूटी टाइमिंग से हट के उस फील्ड में आप काम करते हैं, तो आप अपने जो आपको इंडिविजुअल पोर्टल दिया हुआ है उसके ऊपर आप अपने जो इन और आउट का जो टाइम है वो अप्लाई करेंगे और उसको हम अप्रूव कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट। ठीक है। अच्छा, उसकी पॉलिसी जो है यहाँ पे हमने रखी हुई थी कि वो विद इन आपने 24 आवर्स या 48 आवर्स आपने उसको करना है। 48 आवर्स के बाद जो है वो आपके पास उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। इसको हमने थोड़ा सा अमेंड इस तरह किया कि जैसे आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो हमारे मुल्क में काफ़ी अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इसको हमने पूरे मंथ में कर दिया कि हमने वो रिस्ट्रिक्शन जो थी वो 24 घंटे की या 48 घंटे की वो ख़त्म कर दी कि आप पूरे महीने में अपनी अटेंडेंस जो है वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इन और आउट। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो हमने पॉलिसी को अमेंड किया आजकल के हालात के नीड्स के मुताबिक। Thank you very much, Fraz, sharing your experience related to your organization. तो previously तो यही किया जाता था, COVID-19 से पहले यही समझा जाता था कि policies are just final. There is a no culture to change anything else, right? तो इस तरह ही समझा जाता था कि जैसे कोई टेस्टामेंट है या कोई सेफाई आसमानी है, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कल्चर देखा गया है कि जहाँ पे पॉलिसीज को चेंज नहीं किया जाता है. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टू चेंज और टू अमेंड अ पॉलिसी. जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता था तो एक ही डॉक्यूमेंट लेके आ जाते थे, भाई आपकी पॉलिसी, दिस इज पॉलिसी एंड यू हैव showed your consent and you have signed this on this policy and you are agreed with this policy, right? So this is against the policy, or this is a violation of policy, our implemented policy, right? तो ये किया जाता था, लेकिन अब माइंडसेट लोगों का चेंज होता जा रहा है. और फिर अभी हम देखते हैं कि जी अब चेंज को लोग एक्सेप्ट करते हैं, चेंज को लोग अडॉप्ट करते हैं और चेंज की तरफ लोग जाते भी हैं और उसको एज पर द नीड पॉलिसीज को अमेंड भी करते हैं, राइट? तो HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन to ensure that employees are treated fairly and that the organization is compliant with applicable laws. It is important to review and update HR policies and procedures regularly to ensure they remain relevant and effective, right? This is ये इसका क्रक्स है जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, राइट? जी सलीम साहब, सलीम मुर्तजा साहब ने हैंड रेज किया. मैं इनसे रिक्वेस्ट यस सर। करूंगा, प्लीज शेयर योर पर्सपेक्टिव. जी बिल्कुल, मैं अभी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, मैं इसी को ही मैं इससे पहले बताना चाह रहा था कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या वो जो एक बार चीज़ बन गई है उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे चीज़ें चेंज होती हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करते हैं। जैसे अभी डेफिनेशन पढ़िए, एग्जैक्टली विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं। यानी मैं अगर बात करूँ एक पॉलिसी जो 2015 में बनी है, तो शायद आज वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, या शायद हम हो सकता है कि 180 डिग्री पर इस वक्त मौजूद होंगे। तो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा HR का जो भी फर्क होता है
उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं तो वो पॉलिसीज़ को भी अमेंड करने के लिए नॉकिंग करता रहे। अदरवाइज अगर नॉकिंग किसी जगह पर नहीं होगी तो शायद फिर पॉलिसीज हमेशा वही रहेंगी, फिर वही सिस्टम रहेगा और चीज़ें जो है ना इम्प्रूव नहीं होंगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट सलीम साहब, ऐसा ही है। और मुझे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मुझे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी रिवाइज करने के हवाले से और पॉलिसी डेवलप करने के हवाले से काम करने का इत्तेफाक हुआ विद वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आईसीए पाकिस्तान था। और ये आपको मैं बताऊं कि कोविड-19 से पहले की बात है। तो जब हम रिव्यू करने लगे, रिवाइज करने लगे, आपको पता है उसका कितना स्ट्रॉन्ग कल्चर है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी इसी तरह के डीएनए के साथ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिस तरह एंग्रो है या और भी है ना। तो जो जनरेशन डिफरेंट आई, मिलीनियल्स आए और भी बहुत से लोग आए और चेंजेस आना शुरू हुई। और वो यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आना शुरू हो गए बहुत से जगहों से। और दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हुई, बिजनेस मॉडल चेंज होना शुरू हो गए। तो फिर वहाँ पे रिव्यू करने की कोशिश की गई पॉलिसीज को, और उसके लिए काम भी शुरू किया गया। तो मैंने देखा कि 2019 में पॉलिसीज को रिव्यू कर रहा हूँ बैठ के, और लास्ट रिव्यू जो पॉलिसी का हुआ है वो 2004, 6, 7, 8 इस तरह हुआ है। यानी 10 years बैक कई पॉलिसीज, हालांकि पॉलिसीज सब पोर्टल पे मौजूद थी, लेकिन पॉलिसीज के बारे में किसी को बताया नहीं जाता था, पॉलिसीज के बारे में किसी को एजुकेट नहीं किया जाता था। और आप समझ लो कि 10 years बैक जो लास्ट रिव्यू हुआ था, रिव्यू भी वहाँ पे लिखा जाता है ना। पॉलिसी जब आप रिव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वहाँ पे आप डेट लिखते हैं कि लास्ट रिव्यू कब हुआ था। ठीक है। तो इस तरह का था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत से चैलेंजेस चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से हमें फेस करना पड़े। तो उनको कोप अप करने के लिए वहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं थी। देयर वाज नो पॉलिसी टू कोप अप वेरिएबल थिंग्स एंड चेंजिंग थिंग्स, राइट? So we have to adopt and we have to develop new policies, and we have to revise old policies and amend those policies, and sometimes we have to discard multiple policies। तो रिलोकेशन की पॉलिसी, बहुत सी पॉलिसीज हम आगे जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि पॉलिसीज होती क्या हैं और किस तरह से बनाई जाती हैं, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है आप। और फिर उसको अब हम इस बात पे भी कन्विंस्ड हैं कि ये पॉलिसीज बनाई है तो लाजमी नहीं है कि हमेशा ये रहें। आप उसको मॉनिटर भी करेंगे एग्जीक्यूट होते हुए, उसको रिव्यू भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे। ठीक है। फिर दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज द मॉडल स्टीवन, दिस इज द मॉडल हाउ टू मेक पॉलिसी, हाउ यू कैन get a consent and you agree on the policy, on how you monitor to review, monitor and review and again update that policy, and to that is a continuous process of execution of policy, right? This is the way how we can create a policy and we will develop a policy, and how I can review and revisit those policies, right? This is the complete cycle of policy development and its related procedure, right? अभी देखते हैं दीज आर द एरियाज, और इनके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जिनको जिनकी नीड को मीट करने के लिए आपको पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। ये आप देखें कि एम्प्लॉय की एक्सेस में क्या क्या चीज़ है, और थ्रू पोर्टल या डिफरेंट चीज़ों के हवाले से एम्प्लॉय को कितनी एक्सेस देनी है। और फिर उसके अलावा हायरिंग में और सिलेक्शन में या टैलेंट एक्विजिशन में और टैलेंट रिटेंशन में आपको कौन सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक हायर टू रिटायर जब आप बात करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, ऑनबोर्डिंग किस तरह करेंगे, डिजिटल ऑनबोर्डिंग होगी यानी कि किस तरह की ऑनबोर्डिंग होगी आपने करानी है। तो अब इसमें ये भी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। फिर क्या कोर एचआर के फंक्शंस हैं, उनके हवाले से आप पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जो भी गोल सेटिंग है, गोल मैनेजमेंट है, टास्क हैं, प्रोसेस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस इंप्लीमेंटेड हैं, डिपार्टमेंट के अंदर इंप्लीमेंटेड प्रोसेस हैं, कि उनको किस तरह से आप असेस कर सकते हैं। तो दीज आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से कैसी पॉलिसी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से आपकी पॉलिसी क्या है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मींस रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से आप पॉलिसी कैसे रखते हैं, लीव एंड अटेंडेंस के हवाले से क्या पॉलिसी है आपकी। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज आप बनाते हैं, फिर उस पर सबका कंसेंट आता है, और उसके डिस्कशन करने के बाद आप फिर
उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं रिव्यू करने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद। तो ये भी पॉलिसीज हैं। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम सब लोगों के साथ हों तो इनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हो, कुछ चीज़ें आपके लिए पुरानी हो, कि आपने कई दफ़ा होता है कि जी रिक्रूटमेंट किन लोगों की करनी है, ठीक है। कुछ जगहों पे ये भी होता है कि जी कितने अरसे में रिक्रूटमेंट करनी है, टैलेंट को फुलफिल करना है, पोजीशन को फिल करना है तो कितने अरसे में करना है, राइट। और फिर आपने ये भी देखना है कि जी कितना नोटिस पीरियड होना चाहिए। ये सारी पॉलिसीज हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 3 मंथ का भी नोटिस पीरियड होता है, व्हेन एवर समवन इज विलिंग टू resign from the organization or willing to leave that organization. So there is a certain period of time. Uh, right? New regular staff employees orientation, employees को orientation कैसे देनी है, new employees orientation, how you conduct new employee orientation और orientation kit क्या होगी, ये सब पॉलिसीज में राइट डाउन कर दिया जाता है, राइट, कि ये होगा। और फिर लीव पॉलिसी कैसी होगी, अगर कोई कैजुअल लीव है या सिक लीव है या प्रिविलेज लीव है तो उसको आप किस तरह मैनेज करेंगे, एक दूसरे के अंदर किस तरह से एडजस्ट की जा सकती है। मेडिकल लीव क्या है, पेटर्निटी लीव क्या है, अभी नया कंसेप्ट आ गया ना, मेटर्निटी लीव तो है ही है। पेटर्निटी लीव क्या है कि जी फेडरल कैपिटल में भी ये बात होगी, और जब आप लेबर लॉ के हवाले से बात करेंगे, लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, डिटेल के साथ। फिर एम्प्लॉयर रिलेशन कैसे होने चाहिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग के हवाले से, ये रिटेन करने के हवाले से ये पॉलिसी होती है कि भाई जो छोड़ के चला गया उसको दोबारा नहीं लेना। whosoever have left the organization can't be taken in the organization, right? और कुछ जगहों पे ये है कि जी ब्लड रिलेशन को आपने नहीं लेना, ठीक है, फर्स्ट ब्लड रिलेशन जो है कजन वगैरह उनको नहीं लेना। ये इस तरह की पॉलिसीज आप डेवलप कर लेते हैं। कुछ जगहों पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती। फिर ग्रीवेंस को किस तरह हैंडल करना है, ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए कमेटी कैसे डेवलप होगी, उस कमेटी में कौन कौन से लोग बैठेंगे, राइट। अल्कोहल ड्रग के हवाले से पॉलिसी है कि जी नो टॉलरेंस पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने रखी होती है। लोगों के दरमियान बीच में कन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं, उनके हवाले से पॉलिसी बनाते हैं। लोग एक दूसरे से ऑर्गेनाइजेशन में कर्जे भी ले लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं ना, ठीक है। वो फिर वो पर्सनल लेवल पे आपके रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उस हवाले से भी उस नीड को मीट करने के लिए भी एक सर्टन पॉलिसी बनाई होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे एवोल्यूशन होती चली जाती है, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, आप पॉलिसीज डेवलप करते चले जाते हैं। परफॉर्मेंस evaluation, you need to develop a policy related to performance evaluation that is related to your appraisal or performance management system, right? Feedback and coaching के हवाले से पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी हो सकती है। there is a termination policy in like to work for the attrition of employees, कि आपने वॉलंटियर ले ऑफ करना है, गोल्डन शेक हैंड देना है, या फिर टर्मिनेशन करनी है, या रिजाइन लेना है, या फोर्सफुली रिजाइन है, क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज इन सारे एरियाज को एड्रेस करती हैं, राइट। तो द रोल ऑफ HR प्रोफेशनल इज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर फ्यूचर प्रूफ्ड एंड रिमेन रेलेवेंट इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। फ्यूचर प्रूफ होनी चाहिए, जैसे वाटर प्रूफ होता है ना। तो ये ना हो कि कल चीजें चेंज हो जाए तो आपको सारी पॉलिसीज एब्रप्टली चेंज करनी पड़ जाए, राइट, कि जी ये तो खत्म होगी, इररेलेवेंट हो गया पॉलिसीज ना, इसको डिस्कार्ड करना है। तो दिस पॉलिसी मस्ट बी फ्यूचर प्रूफ्ड, राइट। फ्यूचर प्रूफ का मतलब है कि आप उसको रिवाइज करें, अमेंड करें, और फिर उसको implement करें, execute करें, right? This is the way of handling policy and history and evolution of HR practices। ये थोड़ा सा एक रिव्यू है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा मटेरियल, तो उसमें भी आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, किस किस तरह से एवोल्यूशन हुई, HR की कहाँ कहाँ पे जरूरत महसूस हुई। जो एग्रीकल्चरल जो था एरा था, उससे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल एरा चेंज हुआ, तो फिर कैसे कैसे पॉलिसीज को बनाया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई, इंडस्ट्रियल एज आई 19 में, या वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद बहुत तेजी से, तो फिर क्या किया गया, फिर लोगों को वर्क लेबर की जरूरत थी, वर्क फोर्स की जरूरत थी। तो उस वर्क फोर्स को पूरा करने के लिए बहुत सी चीज़ों पे काम किया गया। जिस तरह अभी आपको एक मिसाल देना चाहूँगा मैं, आपने लाहौर में देखा होगा लम्स है, कराची में IBA है। तो वो किस बिजनेस, यानी कि वो
बिजनेस कम्युनिटी थी, उन्होंने डेवलप किया टू फुलफिल द नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह डेल कार्नेगी फाउंडेशन थी और रॉकफेलर फाउंडेशन थी। लोग आज़ादाना जिंदगी गुजारते थे और वो फिर एग्रीकल्चरल लाइफ थी, विलेजेस में गुजारते थे, अर्बनाइजेशन की तरफ लोग आए नहीं थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया, उनकी ज़िंदगी आज़ाद थी, खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि चलें जी इनको ट्रेन करते हैं। फिर ट्रेन करने के लिए ये दोनों फाउंडेशन का मैंने नाम लिया, डेल कार्नेगी फाउंडेशन एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, और भी बहुत से, उन्होंने एक पब्लिक स्कूलिंग स्टार्ट कर दी। एजुकेशन सिस्टम था जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया स्कूलिंग के जरिए कि आपने कहना किस तरह से मानना है और किस तरह से ओबे करना है, यू हाउ यू नीड टू ओबे योर टीचर्स एंड योर स्कूल, एंड यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट। कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपने बैठना है, एक डिसिप्लिन के साथ बैठना है, और फिर किस तरह से आपने ट्रेन होना है, किस तरह से आपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। डेट वाज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन डीड। और उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, यानी कि पब्लिक स्कूलिंग है, पब्लिक एजुकेशन में उन्होंने फंडिंग की, क्योंकि नीड थी जो रेवोल्यूशन हो रही थी, एवोल्यूशन हो रही थी, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जो लोग जा रहे थे, वहाँ पे नीड थी वर्क फोर्स की। और वर्क फोर्स ऐसे डेवलप नहीं की जा सकती ना कि उनको फिर ट्रेन किया जाता है। फिर वो स्कूल से जो बच्चे निकल के आए, वो ग्रो किए, कॉलेजेस में गए, पास आउट हुए 10th ग्रेड के बाद, वो बेसिकली एग्जैक्ट वो वर्क फोर्स रेडी होना शुरू हो गई जो इंडस्ट्री की नीड थी, कि जो मैनेजर साहब जो बात करें वो उसको एक्सेप्ट करें ना। यहाँ से वो चेंज होना शुरू हुआ, फिर उसके अंदर रिफाइनमेंट आना शुरू हो गई। जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन इतने डिफाइन नहीं होते, लेकिन जिस जिस तरह से एक्सपीरियंसेस आपके होते चले जाते हैं, तो फिर इम्प्रूवमेंट के लिए लोग कोशिश करते चले जाते हैं। और उस इम्प्रूवमेंट को करते करते हम आज जिस वक्त में हम हैं, इस वक्त में आगे पहुंच गए हैं, जहाँ पे अब एचआर के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी होता है एचआर के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी है एचआर के अंदर। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी सेगमेंट है एचआर के अंदर, और बड़े एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर भी बात की जाती है, राइट, एचआर के हवाले से। फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात भी की जाती है, ठीक है, और फैसिलिटेशन की बात भी की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी होते हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉय की लॉयल्टी है उसकी भी बात भी की जाती है। तो 1990 में जब ये पूरे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और तकरीबन आज जिस वक्त हम पहुंच चुके हैं 2023 में, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इस जो बोनफिश का मैंने स्ट्रक्चर आपके साथ सामने नज़र आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसको डिटेल से स्टडी कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ कब कब आई, और कितना ज़्यादा लोगों को इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, लोगों को अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। 40 आवर्स वो जो वर्क वीक था उसका कंसेप्ट लेके आना पड़ा, राइट। और फिर आपको एक वीकली जो हॉलीडे होती है, सैटरडे संडे या कोई भी दिन, उसके के लिए कितना काम करना पड़ा। तो अब कितना ज्यादा फोकस हो रहा है कि एम्प्लॉय बर्न आउट ना हो, एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये बेसिकली अगर देखेंगे उस टाइम में जब आपके कोई राइट नहीं थे, कोई कंसिडरेशन नहीं थी, बस ठीक है पैसे दे रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और आप काम कर रहे हैं। और आप हम लोग तो फिर भी काम करते हैं, जो स्लेवरी होती थी उनके तो कोई रूल ही नहीं होते थे ना। मार्टिन लूथर किंग की बात करें, जिसने इक्वल सिविल लिबर्टी के लिए काम किया, यूएसए में काम किया, लोगों की इक्वेलिटी के ऊपर काम किया, जिसकी एक बड़ी अच्छी स्पीच है कि आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत से लोगों ने अपना अपना अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, और उसके बाद हम आज जिस वक्त मौजूद हैं, इस टाइम में मौजूद हैं, और यहाँ पे हर वक्त इम्प्रूवमेंट की काम के लिए काम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमसे एडवांस जो कंट्रीज हैं वहाँ इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। और वहाँ से ही हम चीज़ें, उन्हीं की पॉलिसी से हम इंस्पायर होते हैं, यहाँ पे भी उन चीज़ों को लेके आते हैं, राइट। तो जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग के हवाले से ये देखा जाता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को वायलेट ना कर रही हैं। आज के दौर में जो भी पॉलिसी बनेगी ना, क्योंकि ग्लोबल विलेज में हम कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पॉलिसी डेवलप करेगी तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की जरूर कोशिश करेगी, राइट।
तो इसको देखते हैं क्या क्या चीजें हम देखते हैं जी ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से, स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। तो क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, क्रिएटिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड। तो ग्लोबल, अगर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, बिजनेस करना है, ग्रो करना है, अब आप देखें सियालकोट हमारा बड़ा एक है, या फैसलाबाद है जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो जो उनके क्लाइंट होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट जैसे एडिडास है या और भी क्लाइंट्स हैं, जो फुटबॉल लेते हैं, स्पोर्ट्स गियर लेते हैं या और भी चीज़ें लेते हैं, तो वो उनके ऊपर जिनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आपने इन इन चीज़ों को, वो क्या कहते हैं, फुलफिल करना है, इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना है। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। चाइल्ड लेबर को मना करते हैं, या चाइल्ड लेबर की वो डेफिनेशन करते हैं। और अगर चाइल्ड लेबर करनी पड़े किसी ना किसी आपके जो रिचुअल की वजह से, किसी इलाके रीजनल फैक्टर की वजह से, तो फिर उसके अंदर भी उन्होंने कुछ ना कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात की हुई है। अगर आप बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं, जैसे खेवड़ा में ICI का प्लांट है या और प्लांट है, जिस सॉल्ट रेंज में चले जाएं, तो वहाँ पे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी काम करते हैं कि आपने जहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट भी करें। तो एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्रिएटिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड। फिर ऑडिटिंग कंप्लाइंस, कोई ऐसी ऐसी चीज ना करें कि जो ऑडिट को, कंप्लाइंस को वायलेट करे। इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, राइट, ये भी है। अगर आज कभी आप लिंक्डइन के ऊपर किसी यूरोपियन जॉब के ऊपर ना, या कुछ कंट्रीज के ऊपर जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वहां पे एक आपसे वो लेते हैं, कंसेंट लेते हैं कि अगर आप यूरोपियन रेजिडेंस हैं या कोई फलाने एरिया के रेजिडेंट है, तो क्या आपकी हम ये जो बैक चेक वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी आपसे वो कंसेंट लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर इस पोजीशन के अलावा, जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया है, इस पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन के लिए हम आपका रिज्यूमे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेते हैं आपसे कंसेंट। अगर आप कह देंगे नहीं जी, तो फिर वो कभी भी यूज नहीं करेंगे। आप कह देंगे मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे पूछते हैं, आपका कंसेंट लेते हैं, तो आप कह देंगे जी नहीं, कोई कांटेक्ट करने की जरूरत है, आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वो कंप्लाइंस है जो हम देखते हैं जी। फिर उसके अलावा पॉलिसीज के हवाले से जो बात है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, रेगुलर रिव्यू और अपडेट। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ensuring that all employees are held to the same standard and that those standards remain up to date. This is very much important. कोई disparity नहीं चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए किसी भी बेस के ऊपर, राइट। इक्वल, सबके इक्वल राइट हैं और सबको पास इक्वल ये राइट है कि वो इक्वली अर्न करे, इक्वली जिंदा रहे, और इक्वली जो सोर्स है और मीन्स ऑफ लिविंग है उसको अवेल करने की कोशिश करें। तो दिस इज द, कि हमें जब भी पॉलिसी डेवलप करें, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डेवलप पॉलिसी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनीथिंग एल्स, इवन आप HR में नहीं भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइज एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को डेवलप करने के लिए काम करेंगे, तो आपको फिर इन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 चीजों को आप जरूर मलहूज़ खातिर रखें, मद्देनजर रखें, कंसीडर करें, राइट। फिर अब देखते हैं जी पॉलिसी डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। एक तो पॉलिसीज आपकी इंप्लीमेंटेड हैं ऑलरेडी, यू हैव पॉलिसीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर मे बी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, नया सेटअप एस्टेब्लिश किया हो, अब ग्रो कर रही है, आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, एक्सपेंड करना है, तो वहां पर फिर आपको सर्टेन पॉलिसीज चाहिए। तो आप पॉलिसी को किस तरह डेवलप करते हैं, डिटरमिन एरियाज दैट रिक्वायर्ड न्यू और रिवाइज पॉलिसीज बेस्ड ऑन बिजनेस नीड, एम्प्लॉय फीडबैक एंड रेगुलेटरी चेंजेस। जो लॉ एंड ऑर्डर की चेंजेस होती हैं, उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए भी आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं, पॉलिसीज को अमेंड करते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं, पॉलिसीज को कंसीडर करते हैं, राइट। दिस इज also an important thing to understand कि आप पॉलिसी को किस तरह से बनाते हैं। पॉलिसी को बनाने की जरूरत क्यों महसूस की जाती है, पॉलिसी को
एग्जीक्यूट करने की क्या क्या जरूरत है, क्या वजह आपके सामने है कि आपने आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कई जगहों पे ऐसे इश्यूज आते हैं जो पहली दफा फेस करने पड़ते हैं। सपोज आपने किसी ट्रांसजेंडर को हायर कर लिया, उससे पहले यू नेवर हायर्ड एनी ट्रांसजेंडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए भी आपको पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इश्यू को आइडेंटिफाई करें किसकी वजह से पॉलिसी बनानी पड़ी, राइट। फिर उसके बाद रिसर्च करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई इशू फर्स्ट एंड देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। रिसर्च करने के बहुत सारे टूल्स हैं, फीडबैक है, रिसर्च करने के टूल्स ये हैं कि आपने सर्वेज कराए हैं, रिसर्च करने के टूल्स ये हैं कि आप दूसरी इंडस्ट्री को देखते हैं, अपने जैसी और इंडस्ट्री के लोगों को देखते हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसीज को स्टडी करते हैं। तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं, ठीक है, गैदर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, ऑब्जेक्टिव एंड options for the policy. तो आप multiple, with the help of multiple research tool, you do complete your research. Yes, David, Stephen, you raised your hand. Is by mistake? I have a question. You have a question? Please. Yeah, Okay. And you can share your question with Okay. us. Right? You were talking about never hire any transgender in your community, am I right? That's what you heard. Yeah. What's the reason why? No. I am just, this is just a supposition. Previously, you never hired a transgender in your organization, but you have to hire some transgender. Okay. So you have to develop, previously there was no policy in that case. But when you are going to hire a transgender, so do you have to develop a policy to meet the need of that situation? The policies which the HR we apply, is it going to be equal policies? Yeah, these are equal Or policies. Yeah, theirs will be different? maybe this is a new thing for an organization, for the culture of an organization, that is a transgender is being hired. Maybe someone is there to bully that transgender, Yeah. to mimic that transgender, that person, or anything else, to hurt that person with any gesture, right? With even with body language, or with any kind of signal. So you need to devise a policy to cope up those kind of anticipated situations, right? Okay. Any situation can be raised, any unforeseen thing can be happened. So you proactively develop a policy as if there is some thing happened, some unwanted thing is going to happen. So you have a policy to cope up that situation. Okay, right? Yes. And that situation, that policy, everyone will be is there to be aware about that policy. So he need to be aware that about the repercussions and consequences of the violating of that policy. As if he violate, as someone violate that policy, he must know about the repercussions and consequences. Okay. Yeah? So that is the need. You need to develop a policy proactively to avoid any kind of discrimination or any kind of bad thing. So Okay. that's it. Yes, sir, I got your point. Very correct. And also again, I wanted to ask, when it comes to HR policy, of course, HR provide general and practical advice and guidance. But now when it comes to position in an organization or a company, between managers and HR, are they all of the same level, or will the manager have to follow the policy of the HR? Will he approve it? Yeah. Or the HR or the managers sometimes his own policies need to be considered. How is that going to be? No. HR is basically HR is the responsible for the culture and change management of the organization, right? HR is responsible for employee relationship. HR is responsible for the conflict management and other things like that. So HR proactively devise multiple policies to cope up the need of the organization in different ways. And he
in next slide we will also discuss, and you will got the answer of your question All right. in coming slide, right? Okay. Okay, thank you very much. So we need to research about the need of the policy, and you have to get the information from multiple stakeholders, internal stakeholders and external stakeholders, right? तो अपनी रिसर्च आप करें, उसके बाद आप उस नेक्स्ट स्टेप, इन योर नेक्स्ट स्टेप you are going to go to draft the policy, right? Write the initial draft of the policy, clearly defining scope, responsibilities, and procedures, right? Okay, what is the purpose of developing that policy? You need to write down. And what about the objective to achieve with that policy, right? You have to, and circulate draft for input for stakeholders such as leadership, legal, and employer. And whatever kind of policy, whichever policies you are going to draft, you have to share that draft with all stakeholders, even with the legal department of your organization too, right? So after having the approval from the after getting the consent and approval from everyone else and every stakeholder, you are now in the position of approval of that policy, right? Obtain sign off on final draft from appropriate decision makers, सबसे अप्रूवल लें और उसके बाद फाइनली साइन करवाएं और कॉन्स्टेंटली उसके बाद नेक्स्ट फेज इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ दैट पॉलिसी, राइट? Communicate new policy to impacted groups through training, email, and internet. In next few slides, we are going to discuss how you are going to communicate policies and this implementation of those policies, right? The next step is monitoring. Track compliance, effectiveness of policy, and need for update. You have developed a policy. Policy is your brainchild. But there is always an area of improvement in those policies, and there is a need to continuously review those policies, and as per the need of the organization and as per the culture and as per the changes and multiple things, you must be ready to review and revise those policies and need to plug in updates in those policies. This is very much understandable for everyone else. This is very simple to understand. ये पॉलिसीज को बनाने के हवाले से हमने बात की, तो इस पॉलिसीज के जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, देयर इज अ थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड, दैट इज द कंडक्ट रिसर्च, राइट? आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया, यू असेस द नीड्स टू डेवलप अ पॉलिसी, देन यू हैव टू कंडक्ट अ रिसर्च about that component of policy, review industry best practices. अगर आप सपोज आप अगर एनजीओ में हैं, फाउंडेशन में हैं, तो आप अल खिदमत को देख लें, अखुवत में है तो अल खिदमत को देख लें, या खिदमत में है तो अखुवत को देख लें, या और भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, वहाँ पे कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई की जा रही हैं। आप अगर एंग्रो में हैं तो आप उससे एंग्रो फर्टिलाइजर में है तो आप फार्मा फर्टिलाइजर को देख लें, उनकी पॉलिसीज को रिव्यू कर लें जी, एफएफसी को देख लें, यानी इस तरह का सेक्टर वाइज और फिर इंडस्ट्री वाइज बेंचमार्किंग क्रिएट करने के लिए आप उन सबको देखें। फिर देखें कि जो करंट जो लॉज हैं उनकी कंप्लायंस को जरूर फॉलो करें, आप रेगुलेशंस को देखें, रेगुलेशंस को कंसीडर करें, राइट? और फिर उसके बाद फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। थॉरो रिसर्च फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंश्योर्स policies meet legal requirements. That is very much essential to meet the legal requirement and support business objective. ये नहीं है कि आपने business objective को meet ही ना कर रहे हो। जो business, अब जो concept change हो चुका है ना, HRBP जब आप study करेंगे, HR business partnering, तो इसमें और भी clearly ये concept आपको clear होगा कि business objective को meet कर रही है आपकी policy या कि legal requirement को meet कर रही है। ये ना हो गया policy execute करने के बाद आपको फिर हमेशा लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो इतने अच्छे राइट्स नहीं है ना, एम्प्लॉय राइट्स नहीं है, लेकिन यूरोप में या डेवलप कंट्रीज में तो कोई भी चीज अगर ऐसी होती है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय आपके ऊपर सू कर देते हैं, वो
कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट में आपको चीजें सेटल करनी पड़ती हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग, राइट। अभी अच्छा, हमारे साथ पार्टिसिपेंट मैं देख नहीं सका, हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन था, तो मुझे अगर आप बात करना चाहो तो बात कर सकते हैं प्लीज। जी मंसूर साहब, मैं सलीम बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने बात की ना कि हमें जो कम्पिटिटर्स हैं, हमें उनकी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए। हमारे यहाँ शायद या मेरी रिसर्च कम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जो है ना पॉलिसीज़ वाइडली अवेलेबल नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर हमें इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाए चीज़ें, या इवन के अगर आपका नेटवर्किंग भी अच्छा है, तब भी जो आपके दोस्त हैं या आपके नेटवर्किंग के लोग हैं वो पॉलिसीज शेयर करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इसके अंदर। तो ये एक चैलेंज तो बज़ाहिर मौजूद है। हाँ, वाइडली चीज़ें मौजूद होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, उनको पढ़ के हम सारी बात चीज़ों को अपने स्ट्रीमलाइन तो कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज तो कर सकते हैं, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर एक ज़रा चैलेंज रहता है इन चीज़ों जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। वो फिर इसी वजह से ना, अब देखिए अब चीजें चेंज होती जा रही हैं। अब जैसे हम अपने यहाँ ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम हर 3 महीनों में एक HR मीटअप रखें ना, जिसमें आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो और आपकी लाइजनिंग अच्छी हो, डिफरेंट जो आपके पीयर्स हैं। और अभी ये जो पहला वाला कल्चर था, वहां पे तो ये था कि कुछ भी चीजें शेयर नहीं होती थी, ये डिस्कस भी नहीं होती थी। लेकिन अब चीजें चेंज होती जा रही हैं, और एट द एंड ऑफ द सेशन जब भी मैं आपके साथ इसका लर्निंग मटेरियल शेयर करूंगा, तो कुछ पॉलिसीज के मैं ड्राफ्ट भी हैं और बनी हुई चीजें भी हैं, और कुछ मटेरियल है वो भी मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा इस ग्रुप के अंदर। तो अभी तो अवेलेबल हैं, अब वो बात हो जाती है और मिल भी जाती है, एक्सेस में भी आ जाती है ना, कि आप लाइजोनिक और अब तो इतनी चीजें हैं कि लीगल फ्रेमवर्क को मीट करने की वजह से आपको चीजें ट्रांसपेरेंट ही रखनी पड़ती हैं। तो कमोबेश सब चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी हो रही होती हैं। कुछ प्रिविलेजेस वगैरह है, वो थोड़ा सा फर्क होता है, और वो फिर उस हिसाब से उन्होंने पॉलिसी डेवलप की है। लेकिन जनरलाइज पॉलिसीज सबकी सेम होती हैं। और जिस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे रिलोकेशन के लिए आपको फंड भी दिया जाता है, सपोर्ट भी दी जाती है, कुछ में नहीं दी जाती। लेकिन बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है टॉप की, जहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाता है। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी फ्यूचर में, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी होती जा रही है। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो भी, उसको भी लोग समझना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और फिर इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक आना भी शुरू हो गई है। कुछ लोग फराख दिली के साथ भी, क्योंकि पॉलिसी कोई ऐसा चीज तो होती नहीं कि जो इलीगल हो, या कोई छुपा हुआ डॉक्यूमेंट हो, या कोई ऐसी चीज हो ना कि जिसको छुपाना बड़ा जरूरी हो। तो फिर लोग अब क्या करते हैं कि शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर ना करें, लेकिन उसमें ये जरूर होता है कि वो आपको आपके साथ उसका कंसेंट जो है, स्पिरिट है, वो शेयर कर देते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है, राइट। जी जी, जी सही, राइट। स्टीवन, यू हैव एनी क्वेश्चन अगेन? It's fine for now, sir. Okay, thank you. You actually, there was a, please, your My hand? hand was raised. Okay, let me lower it. Okay, lower hand. I do it. Thank you very much. Yes. So this is the way of conducting research, कि आपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी देखना है, इंटरनली भी देखना है। जो जिन लोगों के ऊपर पॉलिसी का इम्पैक्ट आएगा, उन लोगों का भी इंटरव्यू करना है, उनसे भी डिस्कशन करनी है, थॉरो रिसर्च करनी है। और फिर उसके बाद आपने पॉलिसी को फाइनलाइज करना है। ये ना हो कि आप रिसर्च करें ही ना, और समझेंगे जी ये दिस इज योर ब्रेन चाइल्ड, और जो आपने बना दिया वो शाहकार बना दिया, और बिल्कुल ही उसको कोई चैलेंज करने वाले है ही नहीं, ना वो चैलेंजेबल हो सकता है। आप ये समझते हैं ना, जो भी कुछ बनाता है, डेवलप करता है, डिजाइन करता है, क्रिएट करता है, आमतौर पर उसके साथ उसकी उतनी ही मोहब्बत होती है, उतनी ही उसकी एफिलिएशन होती है। तो उसको ही फिर परपेचुअल या वो हतमी फाइनलाइज या बिल्कुल अल्टीमेट समझते हैं ना, ऐसा नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसके बाद फिर आप उसको लेके जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ना। तो ये भी फिर देखने की जरूरत है कि उससे प्रीवियस स्लाइड से ही रिलेट है, और थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई है कि ये चीज थोड़ी सी ऐड हुई है कि पॉलिसी का स्कोप क्या है, ठीक है। पॉलिसी जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं ना,
तो ड्राफ्टिंग के बाद पॉलिसी जब आपने स्टार्ट करनी है तो वो बिल्कुल और होती है, जब फाइनली एंड स्टेज पे अप्रूव हो जाती है एट फाइनल स्टेज, तो पॉलिसी समटाइम बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। तो इस तरह से भी हो सकता है, राइट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिसीज में बनाते हुए हमने उसको किस तरह से अलाइन करना है, ठीक है, और प्रोसीजर को किस तरह अलाइन करना है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को भी मीट कर रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, और फिर उसमें आपने बिल्कुल उसको फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पॉलिसीज डेवलप कर दी, तो ऑर्गेनाइजेशन को तो कोई फायदा नहीं है ना। ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो तो आपके बात करेंगे यार आपने कैसी पॉलिसीज बना दी, कैसे प्रोसीजर बना दी कि हमें तो बिजनेस या रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, हम तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं रही, हमारी तो सस्टेनेबिलिटी स्टेक पे चलेगी ना। तो ये भी आपने इसको देखना है, राइट। और क्रिस्टल क्लियर, कई लोग होते हैं जो जो जिनका शौक होता है कि चीजों को कॉम्प्लेक्स बना दें। पीपल आर हैबिचुअल टू मेक थिंग कॉम्प्लेक्स, कि वो अपने आप को वो नजर आए कि यार कितने इंटेलेक्चुअल हैं वो जो पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, दे आर वेरी मच, लोग प्रेज करें, ऐसा नहीं है। पॉलिसी तो आप इस तरह बनानी है कि जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो लेमैन भी ऑर्गेनाइजेशन है वो में आपके वो उसको भी अंडरस्टैंडेबल हो, फ्रॉम द टीम बॉय टू डायरेक्टर, हर एक के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, इस तरह की पॉलिसी बनाएं। कॉम्प्लेक्स चीजें लिखना आसान है, कॉम्प्लेक्स चीजें लिखना इजी नहीं है। सिंपलिसिटी को मेंटेन रखना और सिंपल चीजों को मेंटेन रखना इज वेरी मच डिफिकल्ट थिंग। आज भी सब हम समझते हैं ना कि बच्चों का लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज easy to develop, but it is very much difficult to develop literature or thing for our kids, because you have to go at their mental level, at their mentality. You have to uh, cope up their mental level. तो आपने उत्साह बनाना होता है। तो इसी तरह आसान चीजें करना मुश्किल है, मुश्किल चीजें करना आसान है, इजी है, राइट। अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वही बात की जो हमने की, उससे भी हो कि मैच करती हो, इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स ना हो। दिस इज द वे यू डेवलप योर पॉलिसीज, ठीक है। इसमें आपने ये नहीं करना कि फिलोसफिकल कुछ चीजें लिख देनी है, लिटरेरी चीजें लिख देनी है, उसके अंदर वो करनी है कि बहुत सारी आपने उसको सोफिस्टिकेटेड बना के रख देना है, उसके अंदर कहते हैं कि हाशिया आराई करनी है या कोई नक्शो निगार बनाने हैं, कोई उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है। नो, दिस इज द कम्युनिकेशन, दिस इज द कंटेंट, यू नीड टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर एंड वेरी सिंपल एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। जो सिर्फ ये ना हो कि अंडरस्टैंड करने में, रीड करने में उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो, और between the line understanding kuch aur ho. This is very much essential to develop a policy whenever you are having an opportunity to develop policy, right? तो फिर इसके बाद हम आते हैं जी रिव्यू एंड अप्रूव। फिर पॉलिसी ड्राफ्ट को आपने वही बात जो हमने की कि लीगल, यू नीड टू हैव अ कंसेंट फ्रॉम द लीगल टीम। अगर अभी लीगल टीम के पास नहीं जाएंगे, अपने साइलों में रहेंगे, अपने ही सिनेरियो में रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अकल कुल समझना शुरू कर देंगे और अपनी ओपिनियन को फाइनल एंड वो वाइटल समझना शुरू कर देंगे, तो फिर मे बी कि जब आप अपनी पॉलिसी को प्रेजेंट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास या बोर्ड के पास, तो आपको बहुत सारे सरप्राइज मिल जाए, लोग वहां पे आपकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपको बैकफुट पे आना पड़े। तो इनिशियली आप वर्किंग करो, राइट। गेट अप्रूवल फ्रॉम HR हेड, जो हेड ऑफ HR है उनसे अप्रूवल लें। whenever you are going to draft a policy, उस ड्राफ्ट के अप्रूवल लें। डिस्कस चेंजेस विद मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हैं उनसे डिस्कस करें, जो भी रिव्यू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और उनका कंस्ट्रक्ट लें। ये ना हो कि उनसे आप उनसे डिस्कस ही ना करें और उनको लूप में ना लें, और अल्टीमेटली व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दैट पॉलिसी, और वो फिर आपके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दें, क्योंकि वो कहेंगे अब तो आ गए हो, तो फिर अब देखिए आपको यानी बैकलैश आ जाएगा, काउंटर प्रोडक्टिव चीजें हो जाएंगी। तो आप इससे अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें, राइट। फाइनल रिव्यू बिफोर पब्लिशिंग,
ठीक है, पब्लिशिंग फाइनल करने से पहले पहले बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिव्यू जरूर कराएं पॉलिसी का, ठीक है, और सबको लूप में लें, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी एचओडीज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब से उसके ऊपर कंसेंट लें। उस कंसेंट लेने से ये होगा, अल्टीमेटली जब आप पॉलिसी प्रेजेंट करने जा रहे होंगे, एग्जीक्यूट करने जा रहे होंगे, तो आपको उनकी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप उनसे कॉन्सेंट नहीं लेंगे, उनका ट्रस्ट नहीं गेन करेंगे, तो जब भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको वो लोग रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिसी क्यों होती है कि आपने कल्चर को चेंज करना है, आपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है, आपने प्रोसीजर्स को चेंज करना है, प्रोसेस को चेंज करना है, और चेंज को सब लोग वो करते हैं, चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं लोग। ठीक है जी, तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपने किस तरह से अप्रूवल लेनी है, और पॉलिसी को किस तरह रिवाइज करना है, और किस कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है जी, कंप्लाइंस, लीगल डिपार्टमेंट एंड सारे जो डिपार्टमेंट हैं उन सब का कंसेंट इसमें होना चाहिए, ताकि अगर कल कोई बैकलैश आए किसी भी वजह से, तो ये लोग आपको सपोर्ट करने में मौजूद हो। क्यों, अगर आपकी पॉलिसी में आपने इनकी कंसेंट नहीं लिया, इनसे पूछा नहीं, इनसे बात नहीं की, कोई भी बैकलैश आएगा, कोई भी सरप्राइज आएगा, कोई भी ऐसी चीज हो जाएगी, अनफोर्सीन चीज हो जाएगी, ठीक है, जिसका आपने सोचा नहीं हुआ, जिसको आपने प्लग इन नहीं किया हुआ अपनी प्लानिंग में, तो फिर आपको फेस करनी पड़ेगा। फेस द म्यूजिक, यू हैव टू फेस द म्यूजिक एट दैट टाइम, एंड यू हैव टू फेस द consequences. नो वन विल बी देयर टू एडवोकेट यू। कोई भी एवेंजलिस्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको सपोर्ट करने के लिए होगा उस टाइम पे। सब लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म ही लेके आएंगे, सब लोग आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे कि यार हमसे तो पूछा नहीं, हमको तो लूप में लिया नहीं, तो अब जब आप इसमें से इतनी चीजें निकल के आ रही हैं, तो फिर अब हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, भाई यू आर इन्वॉल्विंग अस। तो इन चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप कंसेंट लें सबका ना। ठीक है, कंसेंट लेना इज वेरी मच एसेंशियल फॉर यू। एंड जब आपने कंसेंट ले लिया, ड्राफ्ट फाइनलाइज कर लिया, तो दिस देयर इज द नेक्स्ट स्टेप टू कम्युनिकेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा ना। ठीक है, आपने तो इम्प्लीमेंट कर दी, उसको फुलफिल किसने करना है, एम्प्लॉयज ने फुलफिल करना है। एम्प्लॉयज आर द की स्टेक होल्डर्स, ऑल एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर द की स्टेक होल्डर्स हु आर गोइंग टू adopt and implement those policies, right? तो आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, पॉलिसीज जो भी बनाएंगे कम्युनिकेट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ। और कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन पॉलिसीज को कम्युनिकेट करने के डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर आपके सामने एक कम्युनिकेशन प्लान सजेस्ट किया जाता है कि कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, हर एक को आपकी जो आपने पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया है, पॉलिसी जो आपने अप्रूव कराई है, फाइनलाइज की है, वो आपने किस तरह से बाकी लोगों के साथ अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, यानी पूरे पाकिस्तान में या अक्रॉस द ग्लोब अगर आपकी जिम्मेदारी आ गई है, तो आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, डेमोग्राफिकली भी और जियोग्राफिकली भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ईमेल के जरिए से बताएंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ईमेल करती हैं, ठीक है, बाकी स्टेप नहीं करते। हो सकता है ये सारे स्टेप्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि इनमें से कोई एक स्टेप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये लेकिन कहीं पे सारे भी हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से कोई एक स्टेप भी हो सकता है। सबसे पहले सबको उस पॉलिसी के हवाले से लूप में लें थ्रू ईमेल, सबको ईमेल करें। देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फिर टाउन हॉल मीटिंग की जाती हैं, गेट टुगेदर किए जाते हैं, और बड़ी मीटिंग्स की जाती हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप ऐसी मीटिंग अरेंज कर दें। हम लोगों ने जब भी पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी होती है तो हम पाकिस्तान के अंदर टाउन हॉल सिटिंग करते थे, और जो KLI है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 सेंटर बना लेते थे। 3 सेंटर में हम टाउन हॉल मीटिंग करते थे, और वहाँ पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूट करते थे, बताते थे, अवेयर करते थे, लिटरेट करते थे, लोगों को ट्रेन करते थे। ये हमारा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्सपीरियंस है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर KLI को यूज किया जाता है। एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी, KLI, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों ही सेंटर बनती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं कि वो इसके अलावा
एक दो सेंटर और बना लेती हैं, जैसे फैसलाबाद में बना लिया, मुल्तान में बना लिया, या सखर में बना लिया, एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आप सर्वे करते हैं, यू कंडक्ट सर्वे, यू डू कंडक्ट सर्वेज फ्रॉम योर एम्प्लॉयज। फिर एक FAQ पेज, कोई भी पॉलिसी होती है उससे उससे रेलेवेंट जितने भी एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप डिजाइन करके बना लेते हैं, वो भी सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि हर एक के पास एक टूल मौजूद हो FAQ पेज की सूरत में, राइट। ताकि कोई भी जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अगर कोई उनके ज़हन में आए तो वहां से उसका जवाब उनको मिल जाए, जो आप FAQ पेज आपने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बना के दे दिया। फिर उसके बाद एक और स्टेप भी है कि आप सब लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते, या हो सकता है कि आपने इनिशियली जो लीडरशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैनेजर्स हैं और जो टीम लीड हैं, या और भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, GMs हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन तक उनको ट्रेन किया सबसे पहले उस पॉलिसी के ऊपर। उनको ट्रेन द ट्रेनर माइंडसेट के साथ उनको ट्रेनर बना दिया, उन्होंने आज जाके अपने लोगों को ट्रेन किया, राइट। इस तरह भी हो सकता है। या फिर उनको एज ए एडवोकेट या एन एज एन इवेंजलिस्ट अपने साथ बना रख लिया, ताकि वो जाके एज एन इवेंजलिस्ट अपना रोल प्ले करें, और जो पॉलिसी आपने डेवलप की है उसको बाकी लोगों तक डिसमिनेट करें, कम्युनिकेट करें। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये वाला मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, राइट। यही जो बात हम कर रहे थे कि ट्रेनिंग, जब अब ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे। ये जब हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, तो फिर हमने लोगों को ट्रेन भी करना है कि लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। फिर उसके लिए उस पॉलिसी से रेलेवेंट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करनी है, TNA बनाना है। अगर आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट में होंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट किस तरह से की जाती है, ठीक है जी। जो एक चीज है, assess the skill and knowledge of employees to determine what training is needed, right। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं एटीट्यूड स्किल नॉलेज, राइट। तो इस चीज को आप असेस करते हैं, फिर जो इनके बीच में गैप है उसको असेस करते हैं, वहां से आप जाके ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं, उस हिसाब से फिर ट्रेनिंग मटेरियल डिजाइन करते हैं। आप देखते हैं कि जी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं लोगों के लिए ट्रेनिंग मटेरियल डिजाइन करने जा रहा हूँ, वहां पे तो जो लोगों की परसेप्शन है, जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, वो वेरी कर रही होती है। लोगों की परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग और समझने की सलाहियत जो है वो वेरी कर रही होती है। उस हिसाब से आप डिजाइन करते हैं मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल, और ताकि वो हर एक के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, राइट। फिर उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल बना के उसको डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो वही जो आपको बताया था कि टाउन हॉल मीटिंग में आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स बना सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, वहां पे जाके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दिस इज द वे हाउ यू डेवलप ट्रेनिंग मटेरियल, एंड हाउ यू एग्जीक्यूट योर ट्रेनिंग, हाउ यू प्लान योर ट्रेनिंग। तो ये आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने किस तरह से करना है, ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रेंथ के परस्पेक्टिव से आप स्केड्यूल बनाते हैं। हो सकता है कि आपने पूरे पाकिस्तान को कवर करना हो, या हो सकता है कि आपने HODs को कवर करना हो, या हो सकता है आपने डिपार्टमेंटल हेड्स को कवर करना हो, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेक्स्ट लोगों को जाके वो ट्रेन करेंगे, राइट। तो इस तरह से करेंगे। और फिर वही जो बात हमने पिछली स्लाइड में की थी वो ये सारी उसमें रिपीट हो रही है कि आपने डिजाइन कैसे करना है, ट्रेनिंग मटेरियल और डिलीवर कैसे करना है, ये एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपने किस तरह से बनाना है। तो ये हम जो अभी तक पढ़ा है, स्टडी किया, उसकी की टेक अवेज जो देखते हैं कि ट्रेनिंग है लोगों तक कम्युनिकेट करना है, क्या है, लोगों को एंगेज करना है। हाउ यू एंगेज योर एम्प्लॉयर, योर पीपल, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पीपल, कि उनको आप किस तरह से एंगेज करते हैं उस सारी चीज़ों के अंदर, उस पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर, पॉलिसीज की एक्सेप्टेंस के हवाले से, राइट, ठीक है। और फिर लोगों की परफॉर्मेंस को किस तरह एवेलुएट करते हैं, उनको बताते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हम डिटेल से आगे जाके भी पढ़ेंगे।
और फिर किस तरह से आप कंपनसेट करते हैं, ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम देखेंगे, स्टडीज करेंगे डिफरेंट वे में. फोकसिंग ऑन दीज क्रिटिकल फैक्टर विल लीड टू सक्सेसफुल HR पॉलिसीज दैट सपोर्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड अ हाई परफॉर्मिंग वर्कफोर्स. जब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, क्लैरिटी होगी, ठीक है, किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होगी, तो सब लोगों का की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगी, एंगेजमेंट भी इंक्रीज कर जाएगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी. और अल्टीमेटली व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव, बिजनेस वाइज भी और दूसरी तरह से भी, तो उसके बाद फिर आपकी लोगों की कंपनसेशन भी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी. तो ये बेसिकली था. वही बात जो हम कर रहे हैं कि पॉलिसी डेवलप करते हुए जो लोकल लॉज हैं, ग्लोबल लॉज हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उनको अंडरस्टैंड करें, ये ना हो कि आप लोकल लॉज को वायलेट कर रहे हो. जैसे मिनिमम वेज अगर 32,000 है, तो आप कोई ऐसी पॉलिसी बना देते हैं लिखित पढ़त के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जिसमें आप मिनिमम वेज की पॉलिसी को वायलेट करते हैं. मिनिमम वेज इन पाकिस्तान इज 32,000, अराउंड 32,000. थोड़ा बहुत फ़र्क होगा डिफरेंट प्रोविंस में. तो लेकिन अगर पॉलिसी में लिख के रख देते हैं आपकी जी मिनिमम वेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जी 15,000 है, तो दैट्स मीन you are violating the rule and violating the law of the country. ठीक, that's mean you will have to face the consequences. In this case you will have to face some sort of litigation from any organization or from any person or from any kind of labor union. तो उसके भी ऊपर आपका पैसा लगेगा, बदनामी अलग होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और कन्फ्लिक्ट अलग रेज हो जाएगा आपके एम्प्लॉयज के साथ या लेबर क्लास के साथ, राइट. तो ये भी बेसिकली ये है कि इन चीज़ों को देखेंगे, कंप्लाइंस को मीट करती हो आपकी पॉलिसी, राइट. बाय अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लाइंस विद रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर देयर HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर फ्यूचर प्रूफ की बात कर रहा हूँ, ताकि किसी किस्म की लिटिगेशन में आपको जाना ना पड़े, कोड के चक्कर ना लगाने पड़े आपको, और कोई लूप होल ना हो आपकी पॉलिसी के अंदर जो आपने एग्जीक्यूट की है, ताकि कल को कोई चीज आपको ऐसी फेस ना करनी पड़े, राइट. दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है जी. तो पॉलिसीज आर स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन फॉर द सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. बाय डेवलपिंग पॉलिसीज you are there to safeguard the culture of your organization, to safeguard the business of your organization, even safeguard the employability of your organization and safeguard the employees of your organization. ठीक है, क्योंकि आपने रूल्स डिफाइन कर लिए होंगे, लिख दिए होंगे, और हैंड ओवर भी कर दिए होंगे एम्प्लॉय बुक की सूरत में, SOP की सूरत में, या और इस तरह की चीज़ों में, और सबको लिटरेट भी कर दिया होगा, स्टडी भी करवा दिया होगा. तो फिर लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि उसको समझें, अंडरस्टैंड करें. कल को कोई वो किसी कंपोनेंट को वायलेट करते हैं, किसी चीज को वायलेट करते हैं, तो यू हैव अ सॉलिड रीजन टू डू लिटिगेशन अगेंस्ट देम. ठीक है जी. तो उसमें फिर लिटिगेशन में भी और लॉ भी आपको सपोर्ट करेगा कि आपने जब ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, जो आने वाली टाइम की नीड को फुलफिल करती हो, राइट. तो दिस आर strategic thing. Policy development is a strategic thing for the organization, and it is very much pivotal for the development and growth of any organization, right. तो इसको understand करने की कोशिश करें. Strategies are the key fuel and key thing for any organization to move forward strategically, right. तो ये इसको समझने की कोशिश करें. वही जो हम बात कर रहे थे कि जी डेवलपिंग इफेक्टिव HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये सारी चीज़ें जो हमने सारे कंपोनेंट्स डिस्कस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको इफेक्टिव भी बनाएंगे, और इस काबिल भी बनाएंगे कि आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें. ठीक है. अगर आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो, बनाते हैं, तो अल्टीमेटली इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपकी जो सीरियसनेस है वो स्टेक पे चली जाएगी,
People will not consider you serious. People will not consider your thing seriously. So you have to safeguard your characteristic and your character too, your integrity too. आपने अपनी इंटेग्रिटी को भी सेफ गार्ड करना है, बचाना है और महफूज कर रखना है, और अपना जो ट्रस्ट आपने गेन किया हुआ है उस ट्रस्ट को भी मेंटेन करना है, राइट। ये जो हमने पहले डिस्कस किया वो सारा का सारा इस स्लाइड में, किस तरह से आपने पॉलिसी डिफाइन करनी है, प्रोसीजर्स किस तरह बनाने हैं और लोगों को किस तरह ट्रेन करना है, उसके ऊपर कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं आप। ट्रेन मॉडल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, राइट। और जब हम इफेक्टिव एचआर पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कि कौन कौन से स्टेप्स को हमने मीट करना है, कौन कौन से स्टेप्स के ऊपर से हमने गुजरते हुए जाना है, राइट। अब वही बात जो हमने पहले भी डिस्कस की कि पर्पस ऑफ द पॉलिसी क्या है, और फिर लोगों से, स्टेक होल्डर से इनपुट लेना है, फिर उसके बाद ड्राफ्ट करना है और फिर उसको रिव्यू एंड रिवाइज करना है, राइट। ये सारे के सारे वो स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। ये आपको किसी को भूल लेनी चाहिए ना, ये आप सबको याद होना चाहिए। हमारे इस जो CHRP का कोर्स है ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जब हम उनको स्टडी करेंगे तो बेसिकली हमें बीच में आएगा कि यार ये चीज़ हमने उस जगह पे स्टडी की थी। हो सकता है डिटेल से स्टडी की हो या इतना ज़्यादा डिटेल से स्टडी ना किया हो, लेकिन वो हम एक दूसरे से रेलेवेंट बनेंगे, आपको एक दूसरे से रिलेटेड नजर आएंगे। और फिर अगर आप उसको इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये पता लगेगा कि यार हमने ये तो स्टडी किया हुआ है और ये हर टॉपिक एक दूसरे के साथ सपोर्टिव है, राइट। तो यही सारी बात हमने जो पहले की थी वो इस स्लाइड में भी वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिस इन HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। वही जो बात की कि इंडस्ट्री, एक लफ्ज यूज किया जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग जो है इंडस्ट्री से इंडस्ट्री बेंचमार्किंग है, उससे नीचे तो आप कभी भी जा नहीं सकते। वो तो समझे स्टैंडर्ड है, आपने उससे ऊपर ही जाना है। whenever you are going to develop policies, you have to elevate yourself or you need to be equal to the benchmarking, industry benchmarking। तो इंडस्ट्री में जब बेंचमार्किंग इंप्लीमेंट हुई है उसके ऊपर आपने बात करनी है, राइट। तो वो बेसिकली दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर यू कि बेंचमार्किंग जो इंडस्ट्री के अंदर है पॉलिसीज के हवाले से, उससे तो नीचे जाना नहीं आपने, राइट। फिर आपने HR एक्सपर्ट हैं, मेंटोर बनाना है उनको, उनसे कोचिंग लेनी है, उनसे मेंटोरिंग लेनी है, उनसे बात करना है, उनसे एडवाइस लेनी है, फिर नेटवर्क में जाना है, नेटवर्किंग क्रिएट करनी है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। और फिर कंटिन्यूसली जो चेंज होता जा रहे हैं लॉज, कंटिन्यूसली लॉज, प्रोविंशियल लॉज एंड अदर लॉज आर गोइंग टू बी चेंज। तो उन लॉज को भी आपने स्टडी करते चले जाना है। ये ना हो कि आप बेखबर रहें, लॉज चेंज हुए आपको पता ही ना चले कि क्या चेंज होगा ना, ठीक है। तो यू हैव टू कंसीडर दो चेंजेस इन रेगुलेशन कि जी पंजाब में क्या लॉ है, सिंध में क्या लॉ है, सिंध में क्या चेंज हुई है, बलूचिस्तान में क्या चेंज हुई है, और KPK में क्या चेंज हुई है, और फेडरल लेवल पे क्या चेंजेस आ रही हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो ट्रांस प्रोविंशियल होती हैं, ठीक है। ट्रांस प्रोविंशियल के ऊपर जब बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और लेबर लॉ में आप देखेंगे कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 4 प्रोविंसेस में भी ऑफिस है और फेडरल में भी ऑफिस है, फेडरल में भी, तो उसको हम ट्रांस प्रोविंशियल कहेंगे ना, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जो कंप्लाइंस है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। कौन से एरिया, फैक्ट्री अगर आपकी इधर KPK में है और आपका हेड ऑफिस कराची में, जैसे EBM है, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उनका हतार में है, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में है, और जो उनका हेड ऑफिस है वो कराची में है। इस तरह के केसेस में क्या होगा, ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और वही सारी बात कि आप किस तरह से फीडबैक लेते हैं पॉलिसीज को बनाते हुए, और उस फीडबैक को यूटिलाइज किस तरह करते हैं, राइट। और मॉनिटर किस तरह करते हैं कि पॉलिसीज की, जो भी पॉलिसी आपने बनाई उसके वायलेशन का क्या रेट है, लोग वायलेट तो नहीं कर रहे, लोगों के लिए एक्सेप्टेंस उसकी ईजी है कि मुश्किल है। एम्प्लॉय अवेयरनेस कि लोग किस तरह से अवेयर हैं, आपने SOP साइन करवाया कि नहीं करवाया हुआ, एम्प्लॉय हैंडबुक साइन करवाया कि नहीं करवाई हुई,
कंप्लाइंस और ऑडिट के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि जी वो कंप्लाइंस और ऑडिट को फुलफिल करती है, उस नीड को फुलफिल करती है कि नहीं करती। ये सब चीज़ें भी आप देखेंगे और आपको इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना है, अपनी कंसिडरेशन में रखना है, राइट। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और वही सारी बात कि मॉनिटर रिव्यूज एंड प्रोसीजर रेगुलरली प्रोसीजर को रिव्यू करें, क्योंकि अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं। पहले इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है अपने प्रोसीजर्स के अंदर। टेक्नोलॉजी के अंदर जब ईआरपी सिस्टम हैं, डिजिटलाइजेशन है, एचआर के डिजिटलाइजेशन, उसमें नए नए सिस्टम आ रहे हैं, डेटा की माइग्रेशन भी आ रही है, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो ये सारा हमने जो आज का स्टडी किया उसके ऊपर हम आए हैं। अभी हम चाहेंगे कि आप लोग सब लोग जितने भी मौजूद हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोगों से, यानी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सबके साथ शेयर करें अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी अपनी जो आपकी फाइंडिंग है उस हवाले से। तो मैं सबसे पहले तो इनवाइट करना चाहूँगा जाहिद साहब को। जाहिद नहीं, प्लीज आप बताइएगा अपने बारे में भी, और फिर आप बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू दिस पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट। जी सर। सर मेरा नाम जाहिद नईम है। मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सिट्रस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड में एज एचआर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स स्टार्ट से बने हुए थे, कुछ आए हूँ मैंने खुद उन पे काम किया है और हमने डिफरेंट पॉलिसीज बनाई हैं। ज़्यादातर पॉलिसीज हमारी जो होती हैं रेगुलर, जो पॉलिसीज बनी हुई हैं वो तो रेगुलर चल रही हैं। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कभी कोई इंसिडेंट हो जाए, इंसिडेंट से हम उसके अकॉर्डिंगली फिर वो चीज़ें रिएक्ट करते हैं, मॉनिटर होती हैं। फिर डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग होती है, फिर मैनेजर्स के साथ मीटिंग होती है। फिर कुछ पॉलिसीज हमने इस तरह भी बनाई हैं। तो ओवरऑल कुछ पॉलिसीज पे काम किया है सर। अभी रिसेंटली हमें एक छोटा सा इशू आया था, उस पॉलिसी में हमने कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी लीव मैनेजमेंट पॉलिसी पे। हमारे एक एम्प्लॉय हैं, वो हमारे साथ तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहे हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो फिर सर ऐसा था कि वो कुछ उनकी लीव्स थी, जो पेड लीव्स थी, हमने उनको वो अलाउ की। उनका वो कोटा कंप्लीट हुआ तो फिर देन कुछ हमने उन्हें मजीद पेड लीव भी उनको दी, क्योंकि वो सिनेरियो ही कुछ ऐसा था, उनकी तबीयत वगैरह कुछ थोड़ी सी हमने फिर पॉलिसीज में अमेंडमेंट की थी। वैसे हम पॉलिसीज वगैरह जितने भी हमारी पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं उन्हें एनुअली रिव्यू करते हैं हर साल दिसंबर में। ग्रेट, थैंक यू जी वेरी सर। मच फॉर जी सर। शेयरिंग योर और इनपुट। जी। जी बोलिए सर। बोलिए जी, बात कीजिए, आप जी सुन जी। रहे हैं। जी जी। सर इसके अलावा अभी हमारा एक एडवांस पे या लोन की पॉलिसी आप कह रहे हैं, उसमें भी अभी थोड़ा सा हमने अमेंडमेंट किए हैं कुछ। पहले हमारा ये था कि कोई भी एम्प्लॉय 1 लाख तक या मैक्सिमम 2 लाख तक एडवांस पे या लोन अवेल कर सकता था। अभी थोड़ी सी हमने उसमें मजीद अमेंडमेंट की हैं ड्यू टू करंट सिचुएशन। अब ने हमें उसे बढ़ा के 5 to 10 लाख तक कर लिया है। वो भी हम सिनेरियो और पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो उस पॉलिसी में थोड़ी सी हमने अभी करंटली अमेंडमेंट्स की हैं। ओके, थैंक जी यू वेरी सर। मच। जी जी सर। बिल्कुल, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तो बहुत तेजी से चेंजेस होती जा रही हैं, जी और जी। रिव्यू करने का मौका मिला, जी पर्टिकुलरली सर। कोविड-19 की सिचुएशन के बाद में। जी जी, कोविड-19। हमारी एक दूसरी कंपनी है सर, क्यूब हेल्थ केयर सिस्टम। वहाँ पे भी काफ़ी सारी पॉलिसीज पे हम करते हैं। उनके वो आईएसओ सर्टिफाइड भी हैं। तो वो यस, भी हमें टाइम टू टाइम फिर आईएसओ की सर्टिफिकेशन के लिए पॉलिसीज रिव्यू करनी पड़ती हैं। तो उनके पॉलिसीज वगैरह भी अक्सर मैं उनके साथ बैठ के रिव्यू कर रहा होता हूँ। अ, उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज हैं, क्योंकि उनके हिपा कंप्लाइंसेस वगैरह भी हैं। यस, और काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉलिसीज वगैरह पे काम हमारा टाइम टू टाइम चलता रहता है। अभी उन्होंने एक 13 पे बोनस अनाउंस किया है, उसका फिर हमने पॉलिसी भी बनाई है रिसेंटली। उसमें हमने फिर ड्यूरेशन के हिसाब से कि जिस एम्प्लॉयज़ के लेट सपोज 7-8 ईयर से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस हमने रखे हैं। तो अभी इन पॉलिसीज पे भी हमने रिसेंटली काम किया है।
उनके साथ। तो अभी ऑन एंड ऑफ हमारी काफ़ी सारी पॉलिसीज चल रही हैं, जिसमें उनके लिए भी रिसेंटली हमने पॉलिसी सारी ISO के लिए रिवाइज की थी, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा अगर उनके नाम बता दूं जिन जिन पॉलिसीज पे हम भी रिव्यू की थी हमने, उसमें शिफ्ट स्केड्यूल थे उनके। मॉर्निंग हमारे पास मॉर्निंग इवनिंग में डिफरेंट शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, मैं इवनिंग शिफ्ट में उनके साथ भी काम कर रहा होता हूँ। फिर ड्रेस कोड था, लीव पॉलिसी थी, एविलिएशन इंक्रीमेंट था, एम्प्लॉय प्रमोशन था, रिकग्निशन था, ये जिस तरह हैंडबुक होती है जो एम्प्लॉय के साथ हम शेयर करते हैं। जी सर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट करनी है आपने, रिप्लेसमेंट करनी है, उसके लिए पॉलिसी है। फिर उसके लिए कुछ इन पॉलिसीज में फॉर्म्स वगैरह भी बने हुए हैं सर। एंटी हेरेसमेंट पॉलिसी है, क्योंकि हमारे पास मेल फीमेल एम्प्लॉयज दोनों काम करते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में। कोड ऑफ कंडक्ट है एम्प्लॉयज है, रिक्रूटमेंट की है सर, ओवर टाइम है। ओवर टाइम की भी सर अब ये रिसेंटली हमने रिवाइज की है, उसमें जिनकी सैलरी अबाउ 1 लाख है उनको तो हमने कुछ और सिनेरियो पे लेके गए, जिनकी लेस देन 50,000 उनके लिए 4,000 हमने फिक्स ओवर टाइम रखा हुआ है, क्योंकि वो 1 डे 8 आवर्स काम करते हैं तो हम उनको फिक्स 4,000 पे करते हैं। जी सर। तो ये कुछ तो हमने अभी रिसेंटली चेंजेस किए। फिर एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वो हमारे अपने एंड तक होते हैं सर। फिर कोई अकोमोडेशन पॉलिसी भी है, कोई हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो रिमोट वर्क करते हैं, एज पर नीड जब वो ऑफिस विजिट करते हैं हम उनको अकोमोडेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी हमने पॉलिसीज बनाई हुई है। फिर ट्रेवलिंग की पॉलिसी भी है सर, हमें ऑन एंड ऑफ इस्लामाबाद जाना होता है, पेशावर जाना होता है, कोई मीटिंग्स होती हैं KPIT बोर्ड के साथ या फिर PSEB के साथ हमारी, तो उसके लिए भी हमने एक ट्रेवल की पॉलिसी बनाई हुई है कि आपने उसमें डिफरेंट। फिर वर्क फ्रॉम होम का है सर, क्योंकि अब COVID-19 के बाद आपको आइडिया है कि काफ़ी सारे इश्यूज अक्सर होते रहते हैं, तो वो उसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम पे भी काम करते हैं। फिर सर हमारे पास हॉलीडेज के भी एक पॉलिसी बनी हुई है सर, क्योंकि हमारे पास आपको पता है US के में काम कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट US का कैलेंडर और पाकिस्तान का कैलेंडर तो एज ए डिफरेंट, फिर वो टाइमिंग का भी होता है थोड़ा सा, तो वो फिर सर हमने पॉलिसीज काफ़ी सारी बनाई हुई हैं सर। Great, जी जबरदस्त। सर। जी सर। Thank you. थैंक यू David, सर। you are having a question? Yes, sir. I want to ask a question now. When it comes to HR policy, there are certain policies sometimes that HR do make, but not pleasing with the employees. So how can that be put into consideration? Will the HR consider it to rectify, or they will continue with the company's procedures? There is multiple things that whenever HR is going to develop policy, the purpose of that policy is to facilitate its employees. But it's not necessary for HR, and we have to obey the regulations of the country and regulation of the industry too, right? We have to obey those things too, right? It's not mandatory for HR to please everyone else. And it's very difficult to HR that everyone is get pleased from HR, right? It's very difficult. So HR is there to develop policies as per the standardization to meet the standards and to meet the global standards and to meet the compliance and to meet the needs of the regulations. That's why. Sometimes maybe, but there is a need to have a policy at least in your organization. Whenever there is a dispute, you have to consult that policy to resolve that dispute. Okay. As if there is no policy, so you don't have the way to resolve that kind of conflict or dispute. So it's very much mandatory to set rules and regulation. And whenever HR is there to develop some policy, that is not a kind of different thing or thing from some other an alien things or like that. No, they are developing their policies from the implemented and existing things and norms and values. This is important. All right, that's good, sir. So, one more thing again, I want to know. In the company, in an organization, we have the HR and the CEO. Yeah. But mostly, it is the HR who gives their policy according to an organization standard. Yeah. Now, I want to know, does the CEO has authority to object HR policies? Or the HR policies are more supreme than the words of the CEO?
Actually, there is a different scenario. Yeah. When an organization is evolving and starting from scratch and is in the process of progress and development, so initially, HR is very less. Even you can see that there are multiple organizations which are without HR department. Yes. But as the business is progressing and developing, organization needs to regulate its procedures. So the owner of that business or CEO of that business uh, induct a department of HR to facilitate his business. And after having the HR in the organization, the CEO delegates his power to HR department to facilitate him and to facilitate his business and to regulate his business too. So HR is responsible as if I am having some small organization and I am going to have business with some international organization as a sublet organization or as a subcontractor. The principal organization will force me to have some procedures, some standards, and some HR department. So I have to establish that department. Right? Like Adidas is having a contract with an organization in Sialkot or any other brand like other brand like it. They are forcing them, their subcontractor, to fulfill some sort of litigation and to fulfill the need of the compliance in their organization. So as if they violate, the subcontractor is violating anything else, or subcontractor is engaging children or engaging child labor in the manufacturing of their product, there may be some kind of litigation in their country too. So avoid these kind of things, they have to force their subcontractor to execute and implement or to establish an HR department or to implement and develop some policies to avoid the litigation. And they also set some parameters through international standard of organization like ISO, another organization, to fulfill the criteria of that auditing firm too. Okay. But in the evolution, in the beginning of that organization, in the beginning of the business, there may be some sort of lacking, but ultimately the organization have to set up multiple departments like HR department and other department for the sustainability of the business and sustainability of the organization. They have to set some rules. CEO is the key force and or initiative taker to induct or to induce these things in the organization, because his ultimate aim is to for the progress of business and to grow his business, to develop his business, right? His ultimate goal. It is not there to devastate his business or anything else like that. Okay, well said. Thank you. Yes, sir. राइट जी, मैं चाहूंगा कि बाकी जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं जी, मरियम है हमारे साथ, फराज हैं, शाइस्ता हैं। शाइस्ता, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपको किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा और आपका क्या एक्सपीरियंस है पॉलिसीज को डेवलप करने में, एग्जीक्यूट करने के हवाले से, या आपको बीइंग एन एम्प्लॉय किस तरह से इन चीज़ों को आप देखती हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कुछ थोड़ा हाँ जी, मेरा तो एक्सपीरियंस जो मैंने जैसा पहले भी मैंने शेयर किया था, मेरा एक बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर था, बिकॉज इट वाज अ फैमिली ओन बिजनेस। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी आप इसमें कह सकते हैं, तो उसमें लर्निंग मेरे लिए इसलिए स्लो थी, या मैं ये एक्सपीरियंसेस भी, बिकॉज वो जिस तरह फैमिली बिजनेस में आपको ऑब्वियसली मैरिड की बेस पे नहीं, आपको जॉब तो दूसरी मतलब आपकी अपनी होती है ना, तो वो जो पॉलिसीज वो ऑलरेडी डेवलप्ड उधर एचआर पॉलिसीज थी, था तो वो बहुत ही छोटा बिजनेस था, लेकिन उधर थोड़ा बस जब मैं गई थी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर,
तब तक उससे पहले सिर्फ वो मेल्स का जो है ना वो वर्कफोर्स थी सारी। तो इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उधर थोड़ा सा इंक्लूड करवाया था इनका। तो मैंने फीमेल्स जो है ना तब वो हायर की थी। तो उनका फिर वो थोड़ा एक उसकी प्रॉपर जो है ना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, इट वाज नॉट अ वेरी इजी टास्क, जो मुझे लग रहा था कि शायद इतने छोटे लेवल पे बहुत इजी होगा। लेकिन उस वो काफ़ी जो है ना हेक्टिक एक इशू था, जिसमें काफ़ी टाइम लगा और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ा, और वो प्रॉपर सारों को कन्विंस करके कि यहाँ पे इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी का एक मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो बस वो मेरा बहुत ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उस चीज़ में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली जिस बिजनेस की आप बात कर रही हैं ना, जिस तरह के बिजनेस की आप बात कर रही हैं, यहाँ पे एचआर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि वो एचआर को, जो सीईओ होते हैं, जो स्टेट कल्चर जिसको कहते हैं, वो एचआर की वैल्यू को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी ज्योग्राफिकली बात करें, तो कराची में जो पुराने बिजनेसमैन है, सीजन बिजनेसमैन है, वो अंडरस्टैंड करते हैं इन वैल्यूज को, इन नॉर्म्स को। तो उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे बिजनेस का कल्चर ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जब आप फैमिली ओन बिजनेस से बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सीईओज हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मली ना, और वो आपको इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं देते। लेकिन अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी की तरफ जब जाना कोई भी चाहेगा, बिजनेस ग्रो करना चाहेगा, तो उसको डेलीगेट करना पड़ेगा और उसको ऑटोनॉमस करना पड़ेगा, अपने डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। जितने भी बिजनेस इस वक्त ग्रो कर चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल देखते हैं ना, आप लोग देखते हैं, यूनिलीवर है या रफान मिल्स है, कोई और कंपनी का नाम ले लें आप, तो शेल है या कोई भी इस तरह की ना, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कभी किसी जमाने में ये फैमिली ओन बिजनेस ही हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, बिजनेस लिटरेसी उनको मिल गई, तो उन्होंने फिर ये डेलीगेट कर दिए अपने मैनेजमेंट को, उनको एम्पावर किया, उनको अथॉरिटी दी। उसके बाद से ये बिजनेस ग्रो किए। पाकिस्तान और इंडिया के बिजनेस को स्टडी करें, फैमिली बिजनेस को, जिस जिस बिजनेस ने अपनी मैनेजमेंट को डेलीगेट की अथॉरिटी, उनको एम्पावर किया, वहाँ बिजनेस तेजी से ग्रो किया, बिजनेस ने ग्रोथ लेके आए। और जिस बिजनेस में माइक्रो मैनेजमेंट हुई, अल्टीमेटली वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहा, डिवास्टेट हो गया, खत्म हो गया ना। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे बिजनेस हमें नजर आएंगे जहाँ पे भी माइक्रो मैनेजमेंट हुई। अब मैं केस स्टडी की बात करूं, तो आपके सामने पाकिस्तान में स्वीट के अंदर, यानी जो था निराला स्वीट्स, आई थिंक कितना बड़ा बिजनेस उन्होंने बना लिया और कितने अच्छे स्टैंडर्ड्स पे बना लिया। लेकिन जब और चीज़ों में एंगेज हो गए, माइक्रो मैनेजमेंट में एंगेज हो गए, तो उसके बाद वो खत्म हो गया। ठीक है, रहा नहीं ना। ठीक है, इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस हम देखते हैं जो बहुत पहले आते हैं, और उनके बाद में आने वाले बिजनेसेस जो हैं, वो उनके बाद में जो आने वाले बिजनेसेस हैं, वो उनसे कहीं आगे निकल के चले जाते हैं। और अगर अभी मैं एक रिसेंट सर्वे और रिसर्च देख रहा था, तो इतने अरसे से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे अपना बिजनेस कर रही है। लेकिन जो टॉप 2 एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, एक तो वो है इंटरलूप है, दूसरा स्टाइल टेक्सटाइल है, जो टॉप 2 एक्सपोर्टर्स हैं, वो उनको इस लाइन में आए हुए ऑलमोस्ट थोड़ा ही अरसा हुआ है। ठीक है, बाकी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं टेक्सटाइल में, स्पिनिंग मिल्स में, वो पार्टीशन से पहले से या पार्टीशन के बाद से काम कर रहे हैं, और इतना अरसा उनको हो चुका है। जो टॉप 2 एक्सपोर्टर्स जिनका नाम मैंने लिया, वो नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स हैं, जिनकी लोग बात भी करते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, और जो इस वक्त तेजी से यानी कि डेवलप हुई ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो बेसिकली वो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर जो लोग इंटर नहीं हुए, जो माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर गए नहीं, और उन्होंने एम्पावर किया, डेलीगेट किया, और अपने बिजनेस को फैमिली बिजनेस से कन्वर्ट करके एंटरप्राइज बनाया, ट्रू सेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेवलप किया, जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट उन्होंने डेवलप किए, और फिर उन डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंस भी दे दी ना। तो फिर लोगों की एंगेजमेंट भी बढ़ गई,
और इवन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जब पिछले दिनों, जो कि अभी भी इस हम फाइनेंशियल क्रश में से गुजर रहे हैं पाकिस्तान में, कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सी चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और रुपये की डिवेल्युएशन थी। तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज जो थी, उनकी सैलरीज वो डॉलर में देना शुरू कर दी, ठीक है, ताकि उनका एम्प्लॉयज इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं, लेकिन ये एकदम से नहीं आती, तो ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में आती है जहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में, यानी फैमिलीज में, या जो ओनर्स हैं या जो सीईओज हैं, वो अपने लोगों को एम्पावर करते हैं, उनको डेलीगेशन देते हैं, डेलीगेट करते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच आपका भी, कि आपने अपना इनपुट शेयर किया, लेकिन उसका एक सिनेरियो ये भी है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। जी थैंक यू। जी मैं चाहूँगा कि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, और मेरे साथ जो सलीम साहब काम कर रहे हैं, सलीम साहब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और सलीम मुर्तज़ा साहब, तो वो अपना शेयर करें, अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ, कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम, मैं एक अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, नाम जाना पहचाना सबके लिए होगा, उसमें जो है एज हेड ऑफ क्वालिटी एंड पीपल मैनेजमेंट काम कर रहा हूँ, और मुझे 9 साल हो गए अल खिदमत में काम करते हुए। अल खिदमत बेसिकली आईएसओ तमाम जो उसका स्टैंडर्ड मैनेजमेंट का है 2015, उसके ऊपर भी 2014 से ऑनवर्ड जो है वो काम कर रहा है। और उसके अलावा क्योंकि एनजीओज के जो हवाले से गवर्नमेंट के लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लिहाजा हमारी पॉलिसीज भी उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा वाइड हैं और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को भी कैटर करती हैं। अगर मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको ये बताऊं कि हमारे ओवरऑल तमाम ऑपरेशंस के एचआर मैनुअल के अलावा हमारे 42 मैनुअल्स हैं जो हर ऑपरेशंस को कैटर कर रहे होते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग हमने उसके अंदर लिखी हुई होती है। हमारे क्योंकि 7 सर्विस एरियाज हैं जिसके अंदर हम ग्लोबली काम करते हैं, तो उन ग्लोबल ऑपरेशंस को कैटर करने के लिए हमें ये छोटे छोटे ऑपरेशंस को देखने के लिए हमें ये मैनुअल बनाना पड़ता है। और एवरेज मैनुअल का जो साइज है वो 90 पेजेस है। ये एवरेज में बता रहा हूँ, कुछ तो ऐसे हैं जैसे अभी डायग्नोस्टिक का हमने एक मैनुअल बनाया, क्योंकि अलखदमत का एक डायग्नोस्टिक का बड़ा नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में 124 हमारी जो है वो लैब्स हैं। तो उसके ऑपरेशंस को कैटर करने के लिए हमने कुछ 950 पेजेस का जो है ना वो एक मैनुअल, वो एक मैनुअल है। अच्छा, इसमें फिर रेगुलर हमारी चेंजेस भी आती हैं, लॉज चेंज होते हैं, तो उसे अकॉर्डिंगली हमारी चीज़ें भी चेंज होती हैं। जैसे अभी 2018 का जो फैटफ का लॉ है, जिसमें यस। हमें बहुत सारे प्रॉब्लम, ना सिर्फ अलखदमत को बल्कि तमाम जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी जो फॉरेन से जो है ना फंड लेती थी, डोनर से जो है ना कोलैबोरेट करती थी और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती थी, उन सब के लिए ये प्रॉब्लम आया। तो फिर हमें अपनी यकसर चीज़ें तब्दील करनी पड़ी, खासतौर पे फाइनेंशियल्स में। फिर हमारा जो है वो एक रेगुलर ऑडिट होता है, पीसीपी, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलंथ्रॉपी। हमें वो हर यानी 3 साल का जो है ना हमें वो सर्टिफिकेशन मिलती है, और ये काफ़ी एक्सटेंसिव ऑडिट होता है। वो हमारे यूनिट्स पर भी जाते हैं, और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाते हैं, जो हमारे आगोश यानी ऑर्फनेजेस हैं वहाँ पर भी वो जाते हैं, और वहाँ जाके चीज़ों को तमाम चेक करते हैं। इसके बाद जो फैट ऑफ लॉ आया, उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ना एक और डिपार्टमेंट बना, जिसको इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन कहा जाता है। मोस्टली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, कि ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन फंड लेती हैं उनको जो है ना एक एमओयू कह लें, या एक जो है वो आप कह लें कि उनके साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, ईएडी के साथ, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के साथ, कि हम किस चीज़ के लिए फंड ले रहे हैं, कहाँ लगाएंगे, और कितना बजट होगा, और उसकी रिपोर्टिंग क्या होगी। अब वो जो एक ईएडी का डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए, जो एमओयू का डॉक्यूमेंट है, वो हासिल करने के लिए पूरे पाकिस्तान की हमारी जितनी भी एजेंसीज है ना, वो सब पहले अपनी पूरी जो है उसके ऊपर वर्किंग करती हैं, वो एनओसी देती हैं। यानी हमने क्योंकि पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, और मैं ईएडी के जो मामला थे उसको देख रहा था 2018 के बाद से, यस। तो उसमें जो सबसे मेन चैलेंज था, कोई कभी एक एजेंसी हमारे ऑफिस आके बैठती है, कभी कोई दूसरी आती है, कभी कोई तीसरी आती है। ऑब्वियसली मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारा फोरम भी उस तरीके से है। तो उस उनकी हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
और ये हमने कैसे चैलेंज पूरा किया, ऑब्वियसली अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है ना उसके अकॉर्डिंगली कर लिया। एक तो हम पीसीपी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, जो हमारी आप समझ लें सर्टिफिकेशन है, जो क्रेडिबिलिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत की वो टॉप ऑफ द लाइन है पीसीपी की वजह से, क्योंकि पीसीपी अपने जो है वो वेबसाइट के ऊपर उसको शाया करती है और अल खिदमत की रिपोर्ट को और अल खिदमत के नाम को बहुत प्रोमिनेंट करती है वहाँ पे। तो इस वजह से हमें तमाम चीज़ों को जो है ना वो यानी अप टू डेट रखना पड़ता है। फिर दूसरी जो हमारे लिए ये मैं जैसे मैंने बताया ईएडी, क्योंकि अल खिदमत इससे बाहर तो जा ही नहीं सकती, यानी हम लोकली फंड भी करते हैं लेकिन इंटरनेशनल फंड हमारा काफ़ी सारा आता है, तो उसकी वजह से हमें हर चीज को अपडेट रखना पड़ता है। हम कोई भी ऐसा लॉ जो पाकिस्तान में अप्रूव हुआ हो, हम उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हमारे फॉरेन से जो ईएडी का सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है। ये हमारा बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो इसीलिए वही जो मेन चीज जैसे अभी सारे डिस्कस कर रहे थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें तब्दील होती हैं, तो लॉज और जो आपकी पॉलिसीज हैं वो चेंज होती हैं। मैं अगर एचआर मैनुअल की बात करूँ, एचआर मैनुअल यानी 2012 के अंदर एक स्टाफ हैंडबुक बनी थी, जिसको बाद में कन्वर्ट किया गया 2014 में एचआर मैनुअल के ऊपर, और 2023 तक हम उसके जो है ना 4 जो है एडिशंस एचआर मैनुअल के हम बना चुके हुए हैं। दोबारा 2017 में चेंज किया, फिर 19 में चेंज किया, उसके बाद 20 में चेंज किया, और अभी जो हमने रिसेंटली दिसंबर 2022 में उसको जो है ना चेंज किया। इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो अलग हैं, यानी हमने अपना स्टैंडर्ड जो रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि 15 से 20 अमेंडमेंट्स अगर हो जाएंगी तो हम अपना मैनुअल का न्यू एडिशन लेकर आएंगे, हम अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके अंदर, और उसके बाद जो है उसका एक नया मैनुअल का जो है ना एडिशन आएगा। तो 4 एडिशन हम एचआर मैनुअल के जो है वो हम इस वक्त तक जारी कर चुके हैं। फिर दूसरा हमें जो चैलेंज रहता है, क्योंकि अल खिदमत के ऑल ओवर पाकिस्तान 6500 प्लस एम्प्लॉयज हैं, तो अब हर जगह पर ऑब्वियसली सेम पॉलिसीज नहीं होती। यानी आप ये नहीं कह सकते चित्राल के अंदर जो हमारे हॉस्पिटल्स और जो हमारा आगोश सेंटर है वहाँ वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होंगी जो लाहौर में हो रही होंगी, और ना ही जो है वो बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके के अंदर हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी एज इट इज। तो फिर वो क्वेश्चंस को भी बरकरार रखना, और ना सिर्फ बरकरार रखना बल्कि उस पर नजर रखना थ्रू एचआर ऑडिट्स, कि कौन सी चीजें कहीं हमारे जो लॉज हैं उससे तो मुख्तलिफ नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो हमारी एजेंसीज हैं ये बड़े शहरों में कम आती हैं ऑडिट करने के लिए, ये वहाँ की चीजें चेक करने के लिए। जितने भी हमारे रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ ये लाजमी जाते हैं कि वहाँ ये चीजें चेक करते हैं जाके। तो इसलिए इन तमाम चीजों को कैटर करना बहरहाल एक हमारे लिए चैलेंज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम है जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमारे साथ मिलकर काम करती है, और फिर हमारी जो सुपरविजन होती है वो हमारे जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से होती है, जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। Yes. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनपुट। आपने बहुत डिटेल से बताया, और पिछला कुछ अर्सा जो है कुछ टाइम काफी अर्से से एनजीओ के लिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे ऑपरेट करना, और बहुत सारी एनजीओ यहाँ से वाइंड अप करके भी चली गई हैं पाकिस्तान से ना। और जो बताया था आपने कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जाके चेक कर रही होती, देख भी रही होती हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोजेक्ट छोड़ के चली गई यहाँ पे, जी जी या बिल्कुल ऐसा ही है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, लोकल एनजीओ थी, उनको देख के चली गई हमें। बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ थी जिनके ऊपर जो है वो जब उनकी वेरिफिकेशंस हुई तो उनके ऊपर बैन भी किया गया। इस तरह मुनासिब से नहीं है नाम लेना, लेकिन जी बहुत बिल्कुल बड़ी सही। बड़ी एनजीओज, कुछ लोग अगर जानते होंगे तो वो समझ जाएंगे मेरी बात को, कि नहीं बड़ी नहीं, बड़ी एनजीओ जो पूरे पाकिस्तान में एक तरह का जो है ना उनका जिनका फुटप्रिंट था, लेकिन जब उनके बैकएंड जाके चीजें चेक की गई और एजेंसीज ने चेक की तो उन्होंने उसके बाद फिर उनको बैन कर दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ, बहुत ज्यादा चैलेंज था काफी अर्से से। सही। थैंक यू आपका कि आपने अपना इनपुट शेयर किया हम लोगों के साथ। जी। और सही। चलिए, आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इसमें साथ रहे हमारे आज के सेशन में, और ये जो लर्निंग मटेरियल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और फिर कल हम दोबारा इकट्ठे होते हैं तो उस टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड। जो रह गया उसको एंजॉय करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, अल्लाह कोई भी हाफिज। क्वेश्चन हो, अल्लाह हाफिज, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू मंसूर साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
Is it understandable for you? Yes.